नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट और जो लीडिंग न्यूज पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आज का अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म है ना। तो एनवायरमेंट के भी एंगल से इसको ले सकते हैं अपन, साइंस टेक में नया डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, डेवलपमेंट के संदर्भ में भी देख सकते हैं। बिल्कुल कंटेक्चुअल ये आपका क्या है टॉपिक है, इसको देखेंगे। पेपर थर्ड में रख लीजिए आप इसको। इसके बाद जो दूसरा यहां पर टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मींस LGBTQRIB+ कम्युनिटी। इसका मतलब ये कि जो LGBT के संदर्भ में जो सारे आंदोलन देखे आपने, है ना, नाज फाउंडेशन वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, है ना, जो आपकी आईपीसी की धारा जो आपकी 377 है उसको किस तरीके से जो है डिक्रिमिनलाइज किया गया है ना, कि अगर सहमति से कहीं पर जो समलैंगिक लोग हैं अगर वो संबंध बनाते हैं, है ना, तो वो जो है आपका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। तो इस तरीके का जजमेंट आया है, तो इसको देखेंगे। वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, इनको घोस्ट सिटीजन भी बोला जाता है, इंटरनेशनल जो आपके रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ये जो है समाज में हाशिए में रहते हैं, तो इनका समावेशन जरूरी है, तभी तो देश का जो है वो समुचित विकास हो पाएगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, पेपर सेकंड में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, तो ये आपको पता है कि यूपी ने इसको अपनाया भी है ना। अब ये ई गवर्नेंस का भी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल एंगल भी है, क्योंकि पेपरलेस हो जाएगा तो एनवायरमेंट पे जो आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था वो भी कम होगा। तो इसको देखेंगे अपन, गुड गवर्नेंस का पार्ट है ना, और ई गवर्नेंस का पार्ट है, ये आपका पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो है यहां पर सेंसस की बात है कि क्यों जो है इस बार जो आपका दशकी जनगणना हमारे यहां होती है, जो 1882 से स्टार्ट हुई, रिपन के टाइम से जो स्टार्ट हुई, वो दशकी जनसंख्या थी, ठीक है ना, दशकी जनसंख्या की गणना। और 1872 में जब मेयो के टाइम पे होती है तो उसको बोला जाता है कि एक जो जनरल जो जनसंख्या का आकलन चालू होता है वो 72 से होता है, लेकिन जो आज की डेट में हम फॉलो कर रहे हैं हर 10 साल में एक बार जनगणना का आकलन, तो वो जो है शुरू हुआ 1882 से। तो अभी कुछ जो है आपकी प्रॉब्लम से कोविड के कारण और बहुत सारी जगह जो है सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है वो पेंडिंग रह गई है, इसलिए इसको डिले किया जा रहा है। इस साल भी जो है ये आपके सेंसस नहीं जो है इसका असेसमेंट हो पाया है, तो इसको रख सकते हैं हम पेपर थर्ड में, ठीक है। इससे होता क्या है, जनगणना से सोशियो इकोनॉमिक, है ना, कल्चरल और जो आपका जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, डेमोग्राफिक, डिविडेंड, आईएमआर, एमएमआर, इसी के बारे में तो हमको जनगणना के माध्यम से पता चलता है, इसीलिए तो इसको किया जाता है। इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद डब्ल्यूटीओ की जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक को डिटेल में देखने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो आपका अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म है, ये है क्या, तो अभी साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया है इसको, ठीक है ना, ये एक्सलेंट थर्मल है, थर्मल ताप से संदर्भित है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी और पीएच को भी ये स्टेबल करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके द्वारा जो भी पैकेजिंग वगैरह की जाती है इंडस्ट्रीज में, है ना, जैसे बायोमेडिकल आपके जो भी आपके वस्तुएं हैं बायोमेडिकल से रिलेटेड, खाद्य की जो पैकेजिंग होती है, तो उसमें जो है ये पतली फिल्मों का जब यूज किया जाएगा तो वहां पर ये ज्यादा वाइबल होगा, व्यवहार होगा। ये आपकी एक कंटेक्स्ट हो गया। अब की पॉइंट देखेंगे कि डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड
स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट हो गया, नॉर्थ ईस्ट का डोमेन है ये आपका, ठीक है ना। अब ये एक स्वायत्त संस्थान है किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये डीएसटी के अंतर्गत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये स्टेटमेंट बना के भी फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फिल्म है इसमें दो ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, पहला बोवाइन सीरम जो एल्बुमिन होता है और दूसरा लाइजो जो आपका जाइन होता है, ठीक है ना, दो चीजें। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो यूज करेगा वो क्या यूज करेगा, तो जो टेक्निक यूज करेगा उसको बोला जा रहा है लैंगम्यूर ब्रॉड गेट टेक्निक, ठीक है। इसको जो है फिल्मों को नैनोमीटर के क्रम में ये आपका मोटाई देता है। फिल्म मतलब क्या, ये जो शीट्स वगैरह की बात, तो उसकी थिकनेस को जो है वो आपका कैसे देता है, उसको जो थिकनेस है किस में देखी जाती है, नैनोमीटर में जो है उसकी थिकनेस वगैरह उस क्रम में देखी जाती है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो आपकी फिल्म है वो अन्य जो भी फिल्म है चाहे प्लास्टिक हो प्रोटीन हो उनकी तुलना में काफी क्या है, थिन है, पतली है, ठीक है ना। अब ये जो है नरम भी है, पतली भी है और ज्यादा लचीली भी है, तो कहने का मतलब ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा व्यवहार है। इस मेंस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन बनने का कोई स्कोप नहीं, फुल क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर टॉपिक है एलजीबीटी जो आपका कम्युनिटी है उसको लेकर है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली केरला हाईकोर्ट ने एक जो है यहां पर क्या दिया है, एक जजमेंट दिया है, तो उसी के कंटेक्स्ट में इस टॉपिक को यहां पर रखा गया है। केरला हाईकोर्ट ने ये बोला, देखिए ट्रांसजेंडर पार्क वगैरह भी बना है क्या केरला में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जरूर बताया करिए, तभी मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को। तो एक ट्रांसजेंडर पार्क मतलब ये कि ये पहले से ही प्रोग्रेसिव है, वहां पर एजुकेशन का लेवल कैसा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है कि नहीं, है ना, तो लोग अवेयर है, तो वहां पर अधिकारों की मांग भी ज्यादा है, इसलिए पहले ही ट्रांसजेंडर पार्क वहां बनाया जा चुका है। अब वहां की जो हाई कोर्ट है उसने बोला कि जो कोई भी एक समलैंगिक अगर जोड़ा है ना, उसने बोला कि कोई एक समलैंगिक जोड़ा था, उनको जो है उनके माता पिता के द्वारा जबरन जो है घर से आइसोलेट किया गया, जबरन हटाया गया, तो उनको एक साथ रहने के लिए किसने, कोर्ट ने मंजूरी दी, और ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। अब समझिएगा ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, पहले तो हम ये समझे कि LGBTQRIV जो प्लस कम्युनिटी है, तो इसमें जो है आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, जो समाज में ये बहिष्कृत क्यों होते हैं, इनका एक्सक्लूजन क्यों हो जाता है, समाज में ये वल्नरेबल क्यों होते हैं, वंचित समुदाय से क्यों संदर्भित है, ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसमें लेस्बियन आएंगे, गे आएंगे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर पीपल्स आते हैं, है ना। ये समाज में देखिए हमारे यहाँ क्या है एक कि सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है हमारे यहाँ उसको कैसे देखा जाता है, हेट्रोजेनिटी, है ना, मतलब विषमांगी, मतलब मेल फीमेल के बीच में। अब अगर समलैंगिक हो जाएगा तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, क्यों, सामाजिक रूढ़ी, एक जो बनी बनाई परंपरा है उससे हट के चीजें हैं, है ना, तो उसको हे दृष्टि से उनका जो है अपमान किया जाता है, उनके प्रति असहिष्णुता किया जाता है, उनको जो है आपका इंटॉलरेंस का सामना करना पड़ता है, विभेदीकरण का, उनका शोषण होता है, हिंसा के खतरे का भी जो है उनको सामना करना पड़ता है, तो इस तरीके से उनको समस्याएं होती हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि यहां पर होता क्या है कि बड़े पैमाने पे अगर सामाजिक सोच ऐसी हो गई, समाज ऐसा हो गया, तो समलैंगिकों को वहां पर इनसिक्योरिटी फील होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, भय उनको फील होगा, है ना, और उनके मन में भी समाज को लेकर घृणा होगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे फ्रैटर्निटी, जो ब्रदरहुड या सिस्टरहुड या जो बंधुत्व की भावना है, जो संविधान का क्या है मूल आधारों में से एक चीज है, तो उस पर भी तो ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा पर भी ऋणात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है। अब ये समझिएगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं या एलजीबीटी कम्युनिटी, यहां पर डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो यहां पर जो इनको जो डिफाइन किया गया, ये बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिस लिंग में जन्म लेता है, अगर उम्र के बढ़ने के साथ उसके जो आचार व्यवहार है, उस आइडेंटिटी से, उस पहचान से अगर मेल नहीं खाते, तो उनको फिर इस श्रेणी में रखा जाता है। हमारे यहाँ अलग अलग डेफिनेशन है। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी अधिकारों की मांग हुई, नाच फाउंडेशन, इसके बाद 377 को डिक्रिमिनलाइज। तो ये सब चीजें जो धीरे धीरे आती है, जब जनता के बीच में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है अपने अधिकारों को लेकर। ये राइट टू जो आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी, उसके अंतर्गत भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है इन कम्युनिटी के लोगों को, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे यहां जो एक्सेप्टेबल सेक्स ओरिएंटेशन है वो क्या है,
हेट्रोसेक्सुअलिटी को जो है हम फोकस करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को जो है एक तरीके का क्या माना जाता है, एक तरीके के सामाजिक रूढ़ि के संदर्भ में इसको समाज के लिए ऋणात्मक माना जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन में जो है विभेदीकरण और बहिष्करण जो है एक्सक्लूजन का फेस करते रहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। और लेबर मार्केट में भी आप देखेंगे तो जो आपका श्रम बाजार में भी ये अपनी नौकरी के दौरान नौकरी पाने के लिए भी जो है ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को बेचारे छिपाते हैं। तो इसीलिए जो है एक तरीके से बहिष्कृत और हाशिए पर जो है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ठीक है। इनका स्कूल से भी ड्रॉप आउट हो जाता है। एक्सक्लूजन कई तरीके से होता है, जैसे स्कूल में भी जो है, फैमिलीज में भी, सोसाइटी में भी इनको जो है किस तरीके से देखा जाता है हेय दृष्टि से, तो उनके अंदर जो है एक ग्लानि आ जाती, तो वो फिर एक्सक्लूजन हो जाता है, सोशल एलियनेशन हो जाता है और वो अलग रहने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो बेघर भी हो जाते हैं, स्कूल भी छोड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से ऋणात्मक प्रभाव पड़ने के कारण मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये समझिए कि अगर यहां पर समानता की बात करें, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, राइट टू फ्रीडम की या फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम, तो भैया ये भी तो पहले व्यक्ति हैं, उसके बाद फिर उनकी कोई आइडेंटिटी, सबसे पहले व्यक्ति के रूप में रहने के कारण जो सार्वभौमिक मानवाधिकार जो आपका चार्टर है ना, यूएसडीआर जिसको आप बोलते हैं, उसमें भी आर्टिकल 1 में लिखा कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जो है इस बात की स्वतंत्रता है कि वो डिग्निटी वाला जो जीवन है ना, जो आपका डिग्निटी गरिमामय जीवन को व्यतीत करने के लिए सारे आयामों का समानता से जो है उपभोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? चाहे वो सोशल गुड्स हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक गुड्स हो, है ना, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे हाउसिंग हो, तो सारी सुविधाओं में इनको भी तो समानता देनी चाहिए, लेकिन यहां पर इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इनका सोसाइटी में सोशल जो है एक्सक्लूजन हो जाता है, ठीक है। अब ये समझिएगा कि सीधी बात है कि समानता के मौलिक अधिकारों से जो है इनको वंचित किया जाता है इसके द्वारा, और इसके द्वारा आप देखेंगे तो समाज में जो आपका एक बंधुत्व की भावना है ना, जो ब्रदरहुड या सिस्टरहुड, या ये समझिए कि जो आपका फ्रेटर्निटी का मुद्दा है, वहां पर भी जो आपका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, संवैधानिक मूल्य है, उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनके निजी जीवन में जो है आपकी स्वतंत्रता कैसी है, सार्वजनिक जीवन में कैसी स्वतंत्रता है, उन पर जो है वो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है ना। अब यहां पर जो एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन का इंपैक्ट है, तो सीधी बात है वही पॉइंट्स है कि स्कूल में होगा तो ड्रॉप आउट हो जाएगा, फैमिली को छोड़ देंगे, वो सोसाइटी में जो है एक्सक्लूजन में रहने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं जो है गलत जो आपके क्रियाकलाप है उसमें संलिप्त हो सकते हैं, अपराधी बन सकते हैं वो आपके, है ना, समाज से घृणा कर सकते हैं, है ना, देश के लिए जो है आपका एक तरीके से चुनौती बन सकते हैं। और देश के लिए अपने आप में ये चुनौती है भी, क्यों है चुनौती, क्योंकि सभी सदस्यों का, जो सभी नागरिक हैं आपके, मेंबर्स बोल रहा हूं मैं स्टेट के, मतलब ये कि जो नागरिक है आपके, सिटीजन्स है, जो भी आपके लोग हैं, उनके जनता का कल्याण का जो मुख्य कर्तव्य वो किसका है, इसका है, देश का, सरकार का है ना। तो इस तरीके से जो है उनको घर और फैमिली छोड़ने के कारण जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेगुलर जॉब से ये आपके जो है रेगुलर जॉब मतलब नियमित रोजगार तक इनकी पहुंच सीमित है ना, और कम विकल्प है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, है ना, अन्य लोगों की तुलना में। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है इग्नोर भी की जाती है, इस कम्युनिटी को इग्नोरेंस का भी सामना करना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है इनको, है ना। तो सीधी बात है कि अब जो बहुत सारी सर्विसेज वगैरह हैं, अब ये बहुत ज्यादा जो है एजुकेशन में अगर अप टू द मार्क नहीं होंगे तो आप समझिए इनके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, तो जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है उनके बारे में भी तो जानकारी नहीं होगी। तो जब उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होगी कि क्या सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट कर रही है, तो उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनको जो है देखिए गांव वगैरह में रहेंगे, अगर आप देखेंगे कि जो आपके रूरल एरियाज है तो वहां पर तो और ज्यादा परंपरागत चीजें हैं, तो वहां पर ना रहने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है ना। तो उनके लिए ये मजबूरी हो जाती है कि वो माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह जाए जहां पर उनको कोई पहचाने ना, शहरों की ओर जाए, है ना। तो उससे भी क्या होता है, उनका शोषण होता है, ठीक है। इनको जो फैमिली और सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी ट्रांसजेंडर वगैरह को उनकी डेथ हो जाती है तो मारते हुए उनको जो है शमशान तक ले जाते हैं, जबकि शमशान का मतलब ये है कि हर व्यक्ति वहां पर सम है, चाहे अमीर हो गरीब है, सब एक ही तरीके से वहां पर जाते, लेकिन वहां पर भी जो है उनको इस तरीके से मार के ले जाके और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था, ये सब समाज में आप लोग देखते वही चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि इसलिए ऐसा किया जाता कि अगले जन्म में उसका ऐसा जन्म ना हो, है ना, ठीक है।
तो ये जो है सिर्फ एक जेंडर आइडेंटिटी के कारण जो है इतनी समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो आजीविका के अवसर है, साधन है, वो भी इनके पास क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है ना। ठीक है, तो उनके जो एक जीवन स्तर होता है, एक जो जीवन स्तर का मानक होता है, उससे वो नीचे का जीवन स्तर जीते हैं। तो हमेशा गरीबी के, भुखमरी के दुष्चक्र में ये आपके क्या होते हैं, फैले रहते हैं, और हमेशा आप देखे होंगे कि ये भिक्षावृत्ति का ही बेचारे काम करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इनको जो है धार्मिक अस्वीकृति भी का भी सामना करना पड़ता है। अब ये मान लीजिए कि अपने फैमिली या पेरेंट्स के फोर्स के कारण अगर ये शादी भी कर लेते हैं विपरीत लिंगी के साथ अगर, तो फिर पहले ये शादी करते, बाद में तलाक करते, तो कहीं ना कहीं जो एक सोशल ऑर्डर है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर पारिवारिक संघर्ष तो होता ही है ना। ठीक है, तो कई लोगों को जो है अपने घर के बाहर रहना पड़ता है, अनाथ के समान जो है जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कई सारे लोग जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों से भी जूझते रहते हैं, ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आत्महत्या का प्रयास करते हैं। नशीली दवाओं की लत की संभावना इनमें बढ़ जाती है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं ये आपके। ठीक है, और जब ये आपके एल्डरली एज में जाते हैं तो भी इनके, अब ये आश्रित, जब ये छोटे थे तब आश्रित होता है कोई भी व्यक्ति, और जब बुजुर्ग होता है, तो जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो भी इनके पास इनका कोई करने वाला नहीं होगा, तो भी वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स में शामिल रहते हैं। अब लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो लैंडमार्क जजमेंट है, याद रखिएगा हमेशा सुप्रीम कोर्ट का, नवतेज सिंह जौहर, इसको लिख के हाईलाइट कर लीजिए, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने डीक्रिमिनलाइज किया था कि अगर कोई भी होमोसेक्सुअल एडल्ट्स हैं और अगर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे के बीच में, कंसेंसस से, कंसेंट उनकी अगर हो, वहां पर दोनों के बीच में अगर सहमति हो, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन जहां पर गैर सहमति होगी उन पर जो है ये अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, कहीं ना कहीं जो संविधान है वो समानता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसलिए इनको भी समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए ऐसा डिसीजन यहां पर आया था। मानवाधिकार जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र और समान गरिमा और अधिकारों के साथ पैदा हुए। सही बात है, व्यक्ति अगर व्यक्ति के रूप में अगर दुनिया में आया है तो एक व्यक्ति होने के नाते जो समानता और स्वतंत्रता के अधिकार उनको मिलने चाहिए वो मूलभूत होते हैं, उन्हीं पर जो है वो अपने जीवन की आधारशिला को रखकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए तो फंडामेंटल राइट्स को नेचुरल राइट्स भी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। इसके बाद राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, है ना, तो इनको भी तो है, वो भी तो, इनका भी तो फंडामेंटल राइट्स है। तो किसके साथ वो साहचर्य करेंगे सहमति से, ये तो उनका प्राइवेसी का मुद्दा है ना। ठीक है, तो सीधी बात है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो अभी जो एमएलएज है गुजरात के, उन्होंने रिसेंटली विजिट किया है उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को, है ना, और लर्न किया है जो आपकी नॉवल है ई विधान सिस्टम, जो पेपरलेस प्रोसीडिंग्स होंगी, है ना, सारी किसकी, विधानसभा वगैरह की, है ना, तो यूपी स्टेट असेंबली की, तो उसको उन्होंने विजिट किया है, उसको उन्होंने देखा है ना, कि जाके देखा उन्होंने कि भैया कागज रहित कार्यवाही के लिए ई विधान प्रणाली किस तरीके से संचालित की जा रही है यूपी में, है ना। तो यूपी में पहले से है, ये याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज हो गई है यहाँ पर। इसके बाद गुजरात में अगर वहां पर जाके देखा है तो वो वहां पर क्या देख रही है कि तर्क इकट्ठा कर रही है कि भैया इससे क्या क्या फायदा है, ये कंटेक्स्ट हो गया। अब ये होती क्या है, ये है क्या आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, उसको समझ लेते। तो सीधी बात है, जो भारतीय राज्यों में, है ना, और जो संसद, है ना, राज्यों में और संसद में जो आपकी विधायी जो भी अंग हैं, तो उनके सारे क्रियाकलापों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना के पेपरलेस बना देना है ना, और इंटरनेट के माध्यम से, ई माध्यम से, जो आपका क्या है टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्व सहज और सर्व सुलभ बना देना है। ठीक है ना, इसमें हाउस की प्रोसीडिंग्स होंगी, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन उसी के अंदर आ गया, है ना, कमिटीज की रिपोर्ट वगैरह, तो ये सब कुछ अवेलेबल होंगी, जहां से गवर्नमेंट भी उन चीजों को एक्सेस कर पाएगी और सिटीजन भी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को ये एंश्योर कर रही है, गुड गवर्नेंस को जो है कैटर कर रही है, ई गवर्नेंस को मोबिलाइज कर रही है। इस तरीके की एग्जांपल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ई विधान है क्या, तो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, किसके अंतर्गत, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट करेगी सभी स्टेट्स और यूटीज में जहां पर भी विधायी
जो है अंग है विधायिका वगैरह। इसके बाद जो ई विधान है, इसको फंडिंग कौन दे रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड कर रही है। टेक्निकल सपोर्ट जो है नीति प्रदान कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री। इसके बाद फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब प्रत्यायोजित, मतलब कुछ अंश में केंद्र देगी, कुछ अंश में राज्य देगा, मतलब 60-40 और 90:10। तो 60-40 नॉर्मल स्टेट्स में, 90:10 नॉर्थ ईस्ट में, और यूटीज में जो है आपका 100% दिया जाता है। हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 90:10 हमेशा यही रेशो ऑलमोस्ट रहता है यहां पर, ठीक है। इसके बाद इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो डेटा डिपॉजिटरी भी जो है वो मैसिव डोमेन में जो है उसको क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको जो है क्या किया जाएगा? सरल किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो डेटा डिपॉजिटरी रहेगी तो इससे डेटा हमारे पास रहेगा, है ना। तो इसका उद्देश्य सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विधायिका को, जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती है विधायिका की, उनमें जो है जटिलता बनी रहती है, तो उसको भी जो है सरलीकरण के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो भी डेटा वगैरह आएगा, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, तो वो अवेलेबल होंगे ऑनलाइन सिटीजन्स के लिए भी, और जो आपके ये है मेंबर ऑफ असेंबलीज, तो दोनों के लिए जो है अवेलेबल होंगी। तो वो कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा, और ये जो है इसमें वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों से इसको एक्सेस किया जा सकेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये केवल हमारी संसद को एक तकनीकी उन्नयन ही नहीं देता, बल्कि सभी जो आपकी डेमोक्रेटिक यूनिट्स है, लोकतांत्रिक इकाइयां है, उनको आपस में संपृक्त करने का भी काम करता है। और ये एक राष्ट्र एक विधायी मंच के जो विचार है उसको भी साकार करने में मदद करेगा, ठीक है। और दिन प्रतिदिन के जो कामकाज कागज में होते थे तो अब पेपरलेस होने लग जाएंगे, तो एनवायरमेंट में भी पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा। की फीचर्स देखें तो ये पेपरलेस असेंबली और ई असेंबली की बात करें तो ये जो है फैसिलिटेट करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा इससे। जो भी असेंबली की प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है इसमें जो है इनेबल किया जाएगा ऑटोमेशन, मतलब स्वचालन से ये आपका सारी प्रक्रिया, निर्णय, दस्तावेज, उन पर रिव्यू भी करेगा, सूचनाओं को साझा भी करेगा, तो इसमें जो है ऑटोमेशन के माध्यम से होगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा? लूप होल्स वगैरह कम होंगे, करप्शन नहीं होगा वहां पर, है ना। सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंसी से सबके सामने आएंगी। उसके बाद जो मेघराज है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से इसको हम कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी समय, किसी भी जो भौगोलिक स्थान से। इसके बाद आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला डिजिटल विधानमंडल है, जिसमें 2014 में ही राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की पायलट परियोजना को लागू किया गया था। वहां पर जो विधायक वगैरह है उनकी अगर डेस्क देखेंगे तो उसमें कागज की जगह जो है टच स्क्रीन जो है इक्विपमेंट्स जो है उपकरण जो है रखे रहते हैं। यूपी ने कुछ राज्य विधानसभाओं में से एक है यूपी की जो विधानसभा है जिसने डिजिटल विधानसभा प्रणाली को लागू किया है, और इसका जो लास्ट सेशन था पूरी तरीके से डिजिटलीकरण के द्वारा जो है संपन्न कराया गया था। 2021 में इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो दुबई गवर्नमेंट जो है वो 100% पेपरलेस बनने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है, दुबई सरकार। इससे जो उसके एक्सपेंडिचर में कटौती आएगी वो $350 मिलियन की कमी आएगी। जो बचत होगी तो उसका उपयोग वो देश के विकास में लगा सकेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा सकेंगे, और सारे जो देश के विकास के आयाम होते हैं वहां पर उपयोग कर सकेंगे उत्पादक क्षेत्रों में। और इससे 14 मिलियन मानव घंटों की भी बचत हुई, क्योंकि पेपर पर लिखने वाला भी तो मनुष्य होगा, तो उसका भी तो वो समय बचा, तो समय और पैसे दोनों की कमी जो है वह दोनों की बचत होगी उससे। इसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले तो नेट की कनेक्टिविटी, फिर डिवाइसेस की उपलब्धता, है ना, फिर उसके बाद जो इनको डील करने वाले लोग हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स, उनमें कितनी जो है अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी को लेके, ये सब है, ठीक है। और मेनली आप देखेंगे तो रूरल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके लिए अपने आप में चुनौती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग की कमी है ना, जो आप सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी अपने आप में मुद्दा है, ठीक है। तो ये जो है ये सब समस्याएं भी हैं, इसमें चुनौतियां भी। जनगणना की बात करें तो डेडलाइन जो थी वो अभी और भी बढ़ा दी गई है इसकी, है ना। तो इसका कारण ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये एक रीजन बता रहे हैं। अब इसको मूल रूप से 2021 में होने वाली थी तो 23-24 बढ़ा के कर दिया गया। अब भारत में जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। सीधी बात है कि अगर इसको परिभाषित किया जाए तो इसमें सभी व्यक्तियों के किसी एक टाइम फ्रेम में, मतलब किसी विशिष्ट समय पर डेमोग्राफिक जो आपकी जनसांख्यिकी जानकारी है, आर्थिक और सामाजिक जानकारी, उसके संदर्भ में आंकड़े एकत्रित करना, उसको संकलित करना और उसको जो है विस्तारित करना, उसका विश्लेषण करना, इसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। 1872 से लॉर्ड मेयो के काल से जो है इसको स्टार्ट किया गया था। किसको? जनगणना को। लेकिन जो 10 की जनगणना है वो रिपन के टाइम से चालू हुई है, 1881 से, ठीक है ना। उसको किसने स्टार्ट किया था? तो सी प्लोडेन ने, है ना, याद
रखिएगा, वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उस समय। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये जो आपका 10वीं जनगणना, इसका संचालन कौन करता है? तो ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत वो करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1951 तक अगर आप देखेंगे तो ये जो है एड हॉक बेसिस पर सभी सेंसस के लिए इसकी स्थापना की जाती रही है, की जाती थी। ठीक, उसके बाद ये विषय कौन सा है? तो भैया ये संघ का विषय है। आर्टिकल 246 देखेंगे, उसके तहत ये आपका यूनियन लिस्ट का जो है सब्जेक्ट है। और 7वीं शेड्यूल में देखेंगे आप तो 69 जो आपका लिस्ट है, एंट्री है जो आपकी, उसके अंतर्गत इसको रखा गया। इसके बाद जो आपका जनगणना अधिनियम है 1948 का, उसके अंतर्गत जनगणना की जाती है। उसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि इसमें जो जानकारी एकत्रित की जाती है उसको गोपनीय भी माना जाता है। ये कानून की अदालतों के लिए सुलभ नहीं है ना, जो ये एक्सेसिबल नहीं कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत। तो नॉर्मल सी चीज है, ये सारी चीजें रटना नहीं, कभी इसमें जो है वो मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जनसंख्या जनगणना पर लिखिए, इसका यूज करना होता है हमको। अब स्थगित करने के कारण तो बहुत सारे कारण है। एक तो कोविड-19 हो गया आपका, उसके बाद जो आपका नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर और जो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन था, उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी थी वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे तहसील होती है, गांव है, कस्बे हैं, पुलिस स्टेशन, तो इनकी संख्या में कितनी बदलाव हुआ है, कितना नहीं होता, इसके बारे में भी डेटा हमारे पास नहीं था, तो इसके बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। तो इसके लिए समय का अभाव होने के कारण ये भी नहीं हो पाया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी समय सीमा को इसीलिए 31 दिसंबर 2022 तक रजिस्ट्रार जनरल ने बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रशासनिक सीमाओं को निश्चित करने में समय लग रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये समझिए कि 2022 में जनगणना की संभावना से इंकार कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पर जो है नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, और WTO का 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। तो ये हुआ कहां, पहले तो ये देखने की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या आउटकम आया। तो इंडिया ने जो है बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और आगे आकर वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, ऐसा हमारे मंत्री साहब बोल रहे, श्री पीयूष गोयल जी। अब भारत के लिए सफलता क्या है इसमें? तो सीधी बात है, फिशरीज के ग्राउंड में देखेंगे तो अब जो है यहां पर जो समुद्र का पानी या अन्य जगह जहां पर भी मत्स्य पालन या मत्स्यन वगैरह किया जाता है, मत्स्यन से जुड़ी जो आपकी एक्टिविटीज है ना, फिशरीज वगैरह जो आप देखते हैं, तो उसमें जो अनियमित मछली पकड़ने पर अब बैन होगा। जो अनरेगुलेटेड फिशिंग होगी उनको जो है बैन किया गया है, और जो इलीगल आपकी फिशिंग वगैरह है उस पर भी बैन लगाया गया, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी, है ना, तो चेक किया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है। ठीक, अब चेक वगैरह करेंगे तो वहां पर इन सब चीजों की आवश्यक मतलब जानकारी मिलेगी हमको कि कहां पर अवैध रूप से जो है इस तरीके की गतिविधियां, तो उससे कहीं ना कहीं जो है हमको फायदा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा मत्स्यन वगैरह किया जा रहा है, जो मछली पकड़ने वाले जो क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा मछली पालन वगैरह, मछली पकड़ना वगैरह की क्रियाकलापों को संपादित किया जाता है, तो वहां पर कंट्रोल किया जाएगा, है ना, सख्त रूप से नियंत्रण किया जाएगा, ताकि जो इनका स्टॉक वगैरह है उनको रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे जो सब्सिडीज वगैरह की बात है, तो भैया जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आपका, और जो रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके बाहर किसी भी क्षेत्र में अगर मछली पकड़ा जा रहा है तो वहां पर कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दी जाएगी। इसके बाद मान लीजिए कि भारत जो है टीकों के उत्पादन को अधिकृत करता है, पेटेंट वेटेंट के लिए जो है दायर करता है, तो इसके लिए अब किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि, और साथ ही जो है उसके एक्सपोर्ट पर कोई सीलिंग नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, तो इससे भी डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होगा। इसके बाद जो ट्रिप्स का ये फैसला है, इससे निर्यात में फायदा होगा। वैक्सीन के संदर्भ में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो डिस्पैरिटी थी वहां पर इक्विटी आएगी, और उनका जो है पहुंच जो है सर्वसहज सर्वसुलभ हो जाएगी, उसकी पहुंच सभी लोगों तक जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक्स से संदर्भित जो कोई भी टीका वगैरह, कोई भी वैक्सीन, कोई दवाई की खोज होती है, तो उसमें जो आपका इस तरीके का निर्णय होता है वो 6 महीने में अब लिया जाएगा। तो भविष्य में मान लीजिए कभी कोई पैंडेमिक वगैरह, महामारी वगैरह आती है, तो उस पर प्रतिक्रिया जो है वो द्रुतगामी गति से हो सकेगी, तेज गति से हो सकेगी, और उसमें जो है व्यापार अवरोध भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद अभी WTO रिफॉर्म के अंतर्गत जो एजेंडा डिसाइड किया गया, वो बोला गया कि अब WTO को मोर एफिशिएंट बनाया जाएगा। ठीक है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को जो है वो रिव्यू करने के लिए बनाया जाएगा, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, और वो जो है एक
किस तरीके के रोल का जो है वो वहां पर कौन से रोल को प्ले करेगा या किस तरीके की भूमिका को जो है भूमिका का निर्वहन करेगा, तो सीधी बात है जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके के जो रिफॉर्म है वो बेटर ट्रेड आउटकम्स को इंश्योर करेंगे, किसके लिए, जो विकासशील देश है उनके लिए। अब जेंडर के डोमेन में आप देखेंगे, है ना, एनवायरमेंट के डोमेन में देखेंगे और एमएसएमई के डोमेन में देखेंगे, तो ये आपके डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म एजेंडा में अब जो है एम्बेडेड किए गए हैं। ई कॉमर्स के संदर्भ में आप देखेंगे तो फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्री हो गए हैं, टेम्पररी जो आपका मोराटोरियम है। इंडिया ने यहाँ पूछा भी कि मतलब इंडिया ने ये भी बोला कि ये जो अधिसूचना वगैरह है इस पर निर्णय लेने के लिए जो है उसका क्या दायरा होगा, क्या स्कोप होगा, क्या डेफिनेशन होगी, क्या इफेक्ट होगा उसका, उसके साथ जो है कि स्थगन उसका जो है किस तरीके से किया जाएगा। तो इन सब पर जो है गहन चर्चा करने के लिए भारत ने वहां पर अपनी बात रखा है कि भैया इस पे भी इंटेंसिव डिस्कशन की आवश्यकता है। इसके बाद फूड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये फोकस किया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में सभी लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए। उसके साथ ही वहां पर इस संदर्भ में काम किया जाए, भोजन की उपलब्धता तो सुनिश्चित करना ही है, उसकी उत्पादकता में भी और उसके उत्पादन में, दोनों आयामों पर वहां पर हमको काम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, और वही जो है यहाँ पर फोकस में रखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि अन्य देशों में मान लीजिए खाद्य सुरक्षा के लिए जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम की खरीद है उस पर कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं होगा अब, है ना, वहां पर कोई एक्सपोर्ट में कोई भी सीलिंग नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर जो आपका डोमेस्टिक लेवल पे फूड सिक्योरिटी उसको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू जो है आज का आसियान से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको जो है इसकी स्थापना 1967 में की गई, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो विभिन्न देशों की सरकारें इसलिए इंटर गवर्नमेंटल बोला जाता है इसको। इसके बाद इसका क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना इस रीजन में, बिल्कुल ठीक है दोनों स्टेटमेंट। तीसरा ये कि आसियान जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट मार्केट है और फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आसियान के मेंबर्स की लिस्ट जो है वो लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से रिलेटेड है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। पहला ये कि कहां पाए जाते हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि इसको प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो है उसका शेड्यूल 1 में। इसके बाद फीमेल जो ग्रेट हॉर्नबिल्स होती है वो छोटी होती है मेल्स के पर्सपेक्टिव में, है ना, उनके कंपैरिजन में। तो चारों स्टेटमेंट यहां भी सही है और सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।